नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे मरुधरा में कैसी है मकर संक्रांति की धूम, फिर दिखाएंगे आपको सियासी पतंगबाजी और बताएंगे किस नेता ने किसकी पतंग काटी। साथ ही बात करेंगे जहरीले जाम की जो कई लोगों का काल बन गया। वहीं आखिर में दिखाएंगे आपको राम नाम की धुन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर की, जहां पर जहरीली शराब का कोहराम देखने को मिला है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने की वजह से। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूपबास के चक सामरी में यह मामला सामने आया है। कुछ भी बोलने से अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी यह जरूर कहते हैं कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन कार्रवाई अगर जारी है तो फिर 7 लोगों की जान कैसे गई, और इन 7 लोगों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन, और 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो अब ऐसे में न्यूज 18 यह सवाल पूछता है कि कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। यह सबसे अहम सवाल कि आरोपी कौन है और उनकी गिरफ्तारी कब होगी। 7 मौतों का जिम्मेदार कौन है। प्रशासन आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, यह न्यूज 18 पूछता है। कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, यह अहम सवाल है जिसके जवाब मिलने जरूरी हैं। 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, अवैध शराब पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है, तमाम ऐसे सवाल है जो न्यूज 18 पूछता है। प्रवीण शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े। प्रवीण, क्या अपडेट है? 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जी, 3 लोगों की स्थिति गंभीर है और 5 लोग बिल्कुल नेत्रहीन हो चुके हैं जिनका उपचार जारी है। वहीं आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने कई जगह पर दबिश दिए गांव में और आसपास के क्षेत्र में भी कि कहीं कोई भट्टी या कोई बेचता हुआ मिल जाए। कुछ लोग शराब बेचते हुए मिले जिन्हें पूछताछ के लिए पकड़ा गया है, उसकी कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर और एसडीएम वगैरह, तहसीलदार वगैरह सारे गांव पहुंचे हुए हैं और परिजनों से, मृतकों के परिजनों से बातचीत कर रहे हैं कि यह आखिर मुख्य कारण क्या रहा। कईयों का कहना है कि सिरकोसिस का सहारा ले रहे हैं, तो कईयों का कहना है कि जहरीली शराब से इनकी मौत हुई है। वैसे आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शराब पीना ही इनका मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि शीघ्र ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर का कहना है कि कलेक्टर पाइट देने से तो इनकार कर रहे हैं, पर कलेक्टर का कहना है कि इनकी गहन जांच की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने धौलपुर और मुरैना एमपी के एसपी से बात की। वहीं धौलपुर के एसपी का कहना है कि यहाँ पूरी तरह से डीएसपी स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सब मुस्तैद किया गया है और बॉर्डर पूरी तरह से सील किए गए हैं एमपी और उत्तर प्रदेश के, जिससे शराब बेचने वालों की निशानदेही की जाए। वहीं पे पुलिस और अब आबकारी विभाग सजग हो चुका है और गांव में दबिश देकर लोगों की पहचान कर रहा है। मैं अभिषेक आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी कई बार मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उनकी यह लिपोपोती करके कि यह जहरीली शराब के कारण मौतें नहीं हुई हैं, आबकारी विभाग उन्हें क्लीन चिट दे देता है, जिसके चलते इनकी हौसले बुलंद हो चुके हैं। और उसी का ये नजारा देखने को मिला कि आज 7 लोग मौत का ग्रास बने हैं और इन 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से गंभीर स्थिति में हैं और 5 लोगों का उपचार जारी है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल एडमिट कराया गया है। अब ऐसे में प्रवीण, अभी तक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्या की है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जो जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी। जी, जिम्मेदारों की बात की जाए, जो जिम्मेदारों का ये मामला सारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश से ही ये शराब लेकर आई आती थी, वहीं से बनती थी। 500 मीटर पे ही उत्तर प्रदेश बॉर्डर है जहां से शराब आती थी।
ये अभी तक किसी ठोस कार्रवाई तो नहीं है। छोटे मोटे जो शराब बेचने वाले, जो कच्ची रस्सियों में शराब बेचते हैं, उन्हें पकड़ा गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि वह लोग इस शराब कांड से जुड़े हुए हैं या उन्हें कोई बड़ा मामला पता हो, किसी बड़ी मछली का पता हो जो इस शराब का कारोबार यहाँ करते हों, जिससे ये जहरीली शराब का कांड हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक आबकारी विभाग ने सूत्रों के अनुसार ही कार्रवाई करने पे जुटी हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। परंतु अगर आप प्रवीण, इसमें तो और गंभीर मामला यह है कि शराब सप्लाई की जा रही है, उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा है शराब, तो अवैध शराब का परिवहन कैसे हो पा रहा है? बॉर्डर को क्रॉस करने के समय क्या चेकिंग नहीं होती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से अभी तक संपर्क किया गया है या नहीं कि शराब बनती कहां है? जी, उत्तर प्रदेश के राजस्थान के पास ही कुछ छोटे मोटे गांव है उत्तर प्रदेश के, जहां बसों और ट्रैक्टर ट्रकों के जो खाली ट्यूब हैं उनमें शराब भरकर लाई जाती है। देर रात में जब पुलिस मुस्तैद नहीं होती, और मुस्तैद होती है तो उनको पैसा पकड़ा दिया जाता है और बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाता है। और अगर नहीं मानते पुलिस वाले तो कच्चे रास्तों से होकर वह कच्ची शराब की सप्लाई छोटे मोटे गांवों में, कच्ची बस्तियों में कर जाते हैं और सस्ती शराब होने के कारण लोग उसे खरीद लेते हैं और जिसके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उनसे अपने महीना वसूली करके और उन्हें छोड़ देती है और आने जाने के लिए रास्ता क्लियर कर देती है कि वह सप्लाई कर सकें और उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाते। जी अभिषेक। चलिए प्रवीण, ये बेहद अहम है कि कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और वो नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत भी सामने आती रही है। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 की हालत यहां गंभीर बनी हुई है। शराब जो है वो उत्तर प्रदेश से लाई जाती है। तो अब ऐसे में सवाल यह कि प्रशासन है कहां? अब खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान 5-5 हजार के 2 इनामी बदमाशों को दबोचा है। दोनों बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई और बड़े मामले के खुलासे होने के आसार हैं। एसपी साहब धौलपुर के विशेष अभियान में डीएसटी पुलिस को सूचना मिली कि मुलजिम जमूरा सनोब चुन्ना मुसलमान निधारी की पुलिया पर किसी वारदात की फिराक में खड़ा हुआ है। इस इत्तला पर डीएसटी प्रभारी में अपने जाब्ता के और एसएचओ सदर बाड़ी के जाब्ता को लेकर मौके पर पहुंचा, जहां जाकर के उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा। उधर बीकानेर के नोखा के खिचियासर गांव में हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने आपसी रंजिश में धुपालिया निवासी नारायण सिंह की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों का नाम भीख सिंह और जीतू सिंह है। पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 11 तारीख को थाना क्षेत्र के खींचेसर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम नारायण सिंह था, उसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार टीम बनाई जाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई और मुखबिर की और सूचना और अन्य तरीकों से आरोपियों के नामजद होने की सूचना पर आज उनको गिरफ्तार किया गया है।
अलवर जिले के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि झुंझुनू जिले के डाडा फतेहपुरा निवासी 27 वर्षीय देवेंद्र जांगीड़ घिलोट स्थित इंडस फार्मर कंपनी में काम करता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि कंपनी की लापरवाही के कारण देवेंद्र को करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक अपने 4 बहनों में अकेला भाई था, जिसके परिजनों ने कंपनी प्रबंधकों से चारों बहनों की शादी का जिम्मा उठाने की मांग की है। निवेदन करता हूं, कम से कम कंपनी चारों बहनों की शादी के पैसे दे और उनके माता पिता का कुछ हो। कितनी उम्र थी? उम्र 27-28 साल के लगभग उम्र थी। बीकानेर में खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार करने के बाद पीबीएम रेफर कर दिया। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद डीएसपी अंजुम कायल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब बात बाड़मेर की। रसद विभाग ने चौहटन इलाके के लीलसर गांव में अवैध पेट्रोल पंप पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने पंप के भूमिगत टैंक से लगभग 3000 लीटर मिक्स डीजल को बरामद किया है। विभाग के अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पंप पर छापेमारी की गई थी। पंप अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। अश्विनी गुर्जर ने बताया कि जिस जमीन पर पंप था उसके मालिक से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल रसद विभाग ने पंप को सीज कर दिया है। चौहटन के अंदर एक गांव है, वहां पे अवैध पेट्रोल पंप चलने की सूचना थी। मुखबिर से सूचना हमको कल देर रात को मिल गई थी और जो पेट्रोल पंप है उसका डिस्पेंसिंग यूनिट का फोटो भी साथ में था। बट जब हम लोग वहाँ गए तो डिस्पेंसिंग यूनिट तो उसने उखाड़ लिया था, बट वहाँ जो टैंक है अंडरग्राउंड वो लगा हुआ था और उस टैंक को जब हमने खोला तो उसमें करीब 3000 लीटर के लगभग अनुमानित जो है वो डीजल जैसा कुछ मिलावटी पदार्थ जो है वो था, तो हमने उसको सीज कर लिया। खबर पाली से है, जहां पर शिवपुरा थाना पुलिस ने अफीम के दूध के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। बरामद अफीम दूध की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। शिवपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के सुरायता गांव के पास नाकेबंदी कर वाहन जांच अभियान चलाई जा रही थी। इसी दौरान तस्कर नाकेबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद बदमाशों का पीछा कर उसे गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव में 4 चिंकारा के कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने कंकालों को एकत्र कर अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि खेतोलाई गांव स्थित जंगल में वन्य जीव प्रेमी राधे श्याम विश्नोई और गौतम वन्य जीवों को देखने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें गांव के पास क्षत विक्षत हालत में 4 चिंकारा कंकाल मिले, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई। एक बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, जहां पर करप्ट एसडीएम की आज पेशी होनी है। एसीबी अदालत में आज दोनों ही करप्ट एसडीएम को पेश किया जाएगा। पेशी से पहले पूछताछ हुई है। टीम ने आज भी पूछताछ की है। तो राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी है, कब पेश किया जाएगा अदालत में? देखिए, आज तीनों ही आरोपियों को एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल, एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीणा और जो दलाल नीरज मीणा है, उन तीनों को जयपुर एसीबी मुख्यालय पर रखा गया है और अब से कुछ ही देर बाद में तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में इन्हें एसीबी कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। बताया ही जा रहा है कि तीनों ही पूछताछ में एसीबी को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी एवज में
एसीबी इनका रिमांड भी ले सकती है। वहीं दूसरी ओर पिंकी मीणा, पुष्कर मित्तल और आरोपी जो दलाली का कार्य करता नीरज मीणा, इनके मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटरों को सीज कर लिया गया है। एफएसएल से उनकी जांचें कराई जा रही है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि दौसा प्रशासन के अंदर मौजूदा समय में एसीबी के इस ट्रैप से हड़कंप मचा हुआ है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी, जिसके अंदर सीओ भी हैं, एसएचओ भी हैं, भी हैं, इन सभी ने अपने मोबाइल मौजूदा समय में स्विच ऑफ कर रखे हैं। इन्हें लगता है कि अब एसीबी की नजर इन पर है और वास्तव में ये बात सही भी है कि एसीबी अब जिस प्रकार से अनुसंधान कर रही है पूरे मामले का, मौजूदा समय में आज छुट्टी का दिन है, उसके बाद भी एसीबी मुख्यालय खुला हुआ है। एडीजी एसीबी दिनेश एमएन कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की विस्तृत रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई भी आरोपी जिसके द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम करने वाले कंपनी के अधिकारियों से पैसा लिया गया था, उन्हें अब छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन दौसा एसपी जो मनीष अग्रवाल हैं, उनसे भी आने वाले कुछ दिनों में पूछताछ होगी। उनके दोनों मोबाइलों को एसीबी ने अपने पास रखा है और उसके लॉक कोड जो हैं वो भी मनीष अग्रवाल से पूछ लिए गए हैं। बहरहाल अब ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और अदर पर हुई चैटिंग और कॉल्स के आधार के ऊपर अब एसीबी न केवल उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस पूरे प्रकरण के अंदर रिश्वतखोरी के मामले और बंदरबांट में शामिल रहे थे। जी राकेश, पूछताछ में तो ये दोनों सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी निकल करके सामने आई, लेकिन जो लैपटॉप या मोबाइल जो खंगाले जा रहे हैं वहां से कुछ चीजें उसमें से निकल करके आई हो। देखिए, क्योंकि कल जब्ती की कार्रवाई पूरी की गई थी, इनके फाइलें जब्त की गई थी, इनके वाला इनकी पर्सनल डायरियां जब्त की गई थी, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल के अंदर कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो इनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, यानी कि उस पर कुछ लॉक्स वगैरह होते हैं, वो अगर उसमें सहयोग नहीं करें तो टेक्निकल टीम के द्वारा लॉक तोड़े जाएंगे और उसके बाद में आगे का अनुसंधान शुरू किया जाएगा। बहरहाल अभी इनसे सिर्फ पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये पूछताछ में किसी भी प्रकार का तीनों व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहे हैं। पिंकी मीणा, पुष्कर मित्तल और नीरज मीणा, यही कारण है कि एसीबी अब इन्हें कुछ ही समय बाद में कोर्ट में पेश करके रिमांड भी ले सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। मरुधरा के विभिन्न जिलों में आज कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण के अंतर्गत 5,43,500 वैक्सीन अलग अलग जिले में भेजी जानी है। वैक्सीन को राजधानी जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित स्टोरेज सेंटर से भेजा जाएगा। वैक्सीन को पुलिस टीम की निगरानी में अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर के स्टेट वैक्सीन स्टोर से 5 संभाग के जिले में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई जानी है। जायजा लिया है मौके का हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। वैक्सीन आने के साथ अब जिलों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही राज्य स्तरीय स्टोरेज सेंटर से वैक्सीन को रवाना करने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले बाड़मेर जिले की खेप जो है वो बाड़मेर के लिए रवाना हो रही है और जिलों से अलग अलग वेन जो है वो पहुंच रही हैं और यहाँ पर स्टोरेज सेंटर पर पहुंचने के साथ ही इस प्रकार की वेन्स में जो है वो वैक्सीन जो है वो भेजी जा रही है। इस वक्त नीरज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज जी, किस प्रकार से सप्लाई की जा रही है जिलों में? हमने जो भारत सरकार से जो हमारा लोकेशन हुआ था उसके अनुसार हम वैक्सीन दे रहे हैं और अभी हमने बाड़मेर जिले को वैक्सीन दी है। आइस पे कंडीशन करके कोल्ड बॉक्स में वैक्सीन दी है। सभी जिलों से वैन पहुंच रही है यहाँ पर? हाँ, जोधपुर से आ गई है, जालौर से आ गई है, सिरोही से आ गई है, करीब करीब, और कुछ रास्ते में। शाम तक सभी जिलों में शाम तक सारे जिलों में चली जाएगी। शाम तक तमाम जिलों में जो है वो वैक्सीन पहुंच जाएगी और चूंकि 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू होने वाला है, इस लिहाज से वैक्सीन को तय समय पर भेजना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसी के तहत जो है वो काम हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार से यहाँ से वैक्सीन जो है वो भेजी जा रही है? वैक्सीन उसका पूरा तापमान मेंटेन करते हुए बेनिफिशरीज लाभार्थियों के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से हमारे पास उनकी आई है, तो उसी तरीके से उनको कोल्ड बॉक्सेस में
आइस पैक्स लगाते हुए उनका टेम्परेचर मेंटेन करते हुए भेजा जा रहा है वैक्सीन। तो सर अभी क्या कौन सी वाली वैक्सीन भेजी जा रही है? बताया जा रहा है भारत बायोटेक वाली वैक्सीन को अभी होल्ड पर रखा गया है। भारत बायोटेक से जो वैक्सीन आई है वो हमारे पास थोड़ी कम डोजेज हैं। कोविशील्ड जो है वो ज़्यादा मात्रा में आई है, तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो जिलों को उनके लाभार्थियों की गणना के अनुसार भिजवाई जा रही है। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से जानकारी मिली कि जो तय संख्या है उसी अनुपात में जो है वो वैक्सीन भेजी जा रही है और शाम तक तमाम जिलों में जो है वो वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में कोटा में वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दूसरा चरण संपन्न हुआ, जिसका आयोजन दादाबाड़ी डिस्पेंसरी में किया गया। ड्राई रन के तहत लाभार्थी सबसे पहले वेटिंग एरिया में पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया, उन्हें वेरिफिकेशन हुआ और उनको डमी वैक्सीन लगाई गई। हमारे पास सारा स्टाफ है, सभी को ट्रेन किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारा जो टीकाकरण जो अभियान शुरू होगा वो बहुत सफल। अब बात करते हैं बाड़मेर की, जहां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर के दौरे पर हैं। मंत्री हरीश चौधरी किसानों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और किसानों को त्वरित समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं। बुधवार को मंत्री चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि DLRC कार्यक्रम के तहत सभी तहसीलों को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के 4 तहसीलों को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा चुका है। राजस्व मंत्री ने कहा कि विभाग के ऑनलाइन होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा। ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस थी कि राजस्थान के तमाम कलेक्टर से मुख्यमंत्री महोदय ने ये मीटिंग की। नहीं, इसमें राजस्व के संदर्भ में भी ये थे, प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में भी थे, संपर्क पोर्टल के ऊपर जो शिकायतें उनके संदर्भ में भी थी, सिलिकोसिस। कोटा रेल मंडल के दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। 24 जनवरी से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली वंदे मातरम ट्रेन का ट्रायल नागदा और सवाई माधोपुर के बीच किया जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे ने वंदे मातरम ट्रेन का एक नया रैक तैयार किया है, जिसका पहला रैक 2018 में तैयार किया गया था। रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 18 जनवरी से जयपुर बयाना ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जो फिलहाल स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है। गाड़ी संख्या 09741 जयपुर से सुबह 6:20 पर रवाना होकर इसी दिन दोपहर 12:30 पर बयाना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09742 बयाना से दोपहर 2:10 पर रवाना होकर रात 8:10 पर जयपुर पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन दुर्गापुरा, सांगानेर, शिवदासपुरा, पदमपुरा, चाकसू, चन्नानी, वनस्थली, निवाई सहित सभी स्टेशनों पर रुकेगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। बीजेपी में टिकटों को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। निकायों पर मंथन के लिए बैठक का भी दौर चल रहा है। पार्टी मुख्यालय में बैठक हो रही है। बीती रात 2 बजे तक मंथन हुआ। 70 निकायों के प्रत्याशियों को लेकर मंथन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी 20 निकायों को लेकर मंथन जारी है। तो आपको बता दें कि बीती रात भी 2 बजे तक मंथन का दौर जो है वो चला है। 70 निकायों के प्रत्याशियों पर मंथन लगभग पूरा हो चुका है। सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुधीर, मंथन कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है बीजेपी का। देखिए, क्योंकि 50 निकाय चुनाव के दौरान जब पूरी तरह से मंथन नहीं हुआ था,
घटना है जिसके चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा अब जो 20 जिलों के 90 निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई सर बीजेपी रखना नहीं चाहती। लिहाजा कल का दौर जारी रहा जिसमें लगभग बता कि 70 निकायों के जो प्रत्याशी वो तय हो गए थे और अब जो 5-6 जिले बचे हुए हैं उनके प्रत्याशियों के चयन के लिए बैठक हो रही है। बता इसमें भी कम से कम 5 से 6 बजे तक ये बैठक पूरी होगी। इस तरह से फिर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कहें कि प्रत्याशियों की जो सूचियां हैं निकाल वो जारी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।